नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम आज की वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अन्वेक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है यण, दृक्, अयादि या गुण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि। अन्वेक्षण में यण संधि प्रयुक्त हुई है। अन्वेक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु धन इक्षण। अनुवेक्षण का सही संधि विच्छेद होगा। अनु से निकलेगा उ और इक्षण से निकलेगा ई। यण संधि के नियम के अनुसार यदि उ और उ के ठीक बाद कोई भी भिन्न स्वर होता है तो ये उ है, ये किस में बदल जाता है? तो ये व में बदल जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? मतक्के, भावन, नायिका, शबद। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शबद। शबद में किसी भी प्रकार की संधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि शबद है ये मूल रूट शब्द है जिसका संधि विच्छेद नहीं किया जाता है। मतक्के, मतक्के का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मत धन एक्के। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें वर्ती स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अगला है भवन। भवन का सही संधि विच्छेद होता है भोधन अन। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि स्वर संधि है। अगली है नायिका। नायिका का सही संधि विच्छेद होता है ने धन इका। और इसमें भी अयादि स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? 2, 3, 7 या 8। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है हम, मैं, वे या आप। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसको कहते हैं जो व्यक्ति बोलता है, यानी कि बोलने वाले को क्या कहेंगे हम? उत्तम पुरुष कहेंगे। और सुनने वाले को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में किसी अन्य के बारे में बात हो रही है उसके लिए हम अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब देखो, हम है और मैं, ये तो होता है उत्तम पुरुष। वे है, ये क्या होता है? अन्य पुरुष। और आप है, ये होता है मध्यम पुरुष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठगी, विद्वान, गांव या सती। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठगी। ठगी में भाववाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि ठगी में भाव की प्रधानता है। विद्वान, गांव और सती, इन सभी में किसी समूह है या वर्ग का बोध होता है। और जहां पर भी समूह और वर्ग का बोध होता है वहां पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है? शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। और जहां पर भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहां पर हमेशा अव्ययभावी समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा? अपूर्व, अद्वितीय, द्वैत या द्वापर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अद्वितीय। जिसके समान दूसरा नहीं है उसके लिए हम अद्वितीय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है 2 गुना लाभ, तालमेल न होना, मौज मस्ती से जीवन बिताना, देखा देखी परिवर्तन आना। तो इस बात का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौज मस्ती से जीवन बिताना। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, तो इस बात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, पक्षी, सूर्य, बादल, फतिंगा। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल। बादल को है पतंग नहीं कहा जाता है, बल्कि पक्षी, सूर्य और फतिंगा इन तीनों को पतंग भी कहा जाता है। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं तदित, तद्भव, उपसर्ग या कर्तन। तो इस बात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्तन। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं या कर्तन कहलाते हैं। जैसे कि लिख, ये क्या है, क्रिया है और इसमें ताप प्रत्यय जोड़ने पर यह क्या बन जाता है, लिखता। तो ये कौन सा प्रत्यय है, तो ये कर्दंत प्रत्यय है। तो इस बात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है ए, अपि, टू या उ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपि। अपितु में अपि क्या यहाँ पे उपसर्ग है और तू है ये क्या है, प्रत्यय रूप है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जलद और जलज शब्द युग्म का संगत अर्थ है हाथी सरोवर, कपास लहर, बादल कमल, समुद्र हाथी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल और कमल। इस जलद का अर्थ होता है बादल और इस जलज का अर्थ होता है कमल। जल प्लस द, इस द का अर्थ होता है देने वाला, यानी कि जल देने वाला बादल होता है। और जय प्लस जय, जय प्लस जय, इस जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, यानी कि कमल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सेवा में, भवदीय, श्रीमान या महोदय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवदीय। कार्यालय पत्र में अधोलेख में यानी कि सबसे ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, भवदीय होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ है विधिमान्य, सुयोग, अवैध या वर्ती। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधिमान्य। वैलिड का अर्थ होता है विधिमान्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कौरव शब्द में प्रत्यय हैं व, क, ए या ओ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए। कौरव में कुरु तो मूल शब्द है और ए इसमें प्रत्यय है। जब ये उ प्लस ए मिलता है तो ये क्या बनता है, ओ बनता है। तो ये क्या बन जाएगा, कौरव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी पत्र है शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, ज्ञापन या परिचय पत्र। तो इस बात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञापन। ज्ञापन है ये क्या है, सरकारी पत्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अनुज में निहित उपसर्ग है जय, उज, ए या अनु। तो इस बात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनु। अनुज में अनु है ये उपसर्ग है और जय है ये मूल शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है आपका पत्र मिला, वह निरोग हो गया, आप यहाँ बैठो, बच्चा माँ के बगल में बैठा था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आप यहाँ बैठो। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से अशुद्ध वाक्य है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रयोग है ये आदर्शसूचक सर्वनाम के रूप में हुआ है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी आदर्शसूचक प्रयोग होगी। शुद्ध वाक्य होगा आप यहाँ बैठिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है
जी घबराता है, वह लज्जा रही है, मैं घड़ा भरता हूँ, उसका सिर खुजलाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं घड़ा भरता हूँ। इस वाक्य में सक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर घड़ा है, ये क्या है? कर्म है। और जिस वाक्य में कर्म मौजूद होता है वहां पर हमेशा सक्रामक क्रिया होती है। दूसरी पहचान क्या है? क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर सही उत्तर मिलता है। तो मैं क्या भरता हूँ? तो मैं घड़ा भरता हूँ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द। कर्तन, कर्तज्ञ, कर्तार्थ या कर्ता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्तन। दूसरे के उपकार को न मानने वाला, उसके लिए हम कर्तधन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो किए हुए उपकार को मानता है वो होता है कृतज्ञ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खून पसीना एक करना का अर्थ है साहसिक कार्य करना, कठिन परिश्रम करना, खूब याद रखना, अपमानजनक बात करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठिन परिश्रम करना। खून पसीना एक करना का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द का संधि विच्छेद है विधन सम, विधन सम, विस्थन में, विहधन सम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधन सम, विधन सम। विषम का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसमें व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अमित और अमित शब्द युग्म का संगत अर्थ है अत्यधिक और शत्रु, पर्वत और सागर, लोहा और काला, निपुण और अतिशय। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इस अमित का अर्थ होता है अत्यधिक और इस अमित का अर्थ होता है शत्रु। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अवनि, दृक, कर्षाणु या अंशु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्षाणु। कर्षाणु है, ये क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द है। अवनि क्या होती है? अवनि होती है पृथ्वी। दृग किसका है? तो ये आंख का है। और अंशु किसका है? तो ये किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रज्ञा का विलोम शब्द है अति, अज्ञ, ज्ञानी या बुद्धिमान। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अज्ञ। प्रज्ञा का सही विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा। प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान या ज्ञानी। इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान या फिर ज्ञानी। जबकि अज्ञ का क्या अर्थ होगा? अज्ञ क्या अर्थ होगा? जिसे ज्ञान न हो, यानी कि मूर्ख। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थ शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? संख्या, किरण, भाग्य या अध्यायी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण। किरण को हम अंक नहीं कहते हैं, संख्या को अंक कहते हैं, भाग्य को अंक कहते हैं और अध्याय को भी हम अंक कहते हैं, लेकिन किरण को अंक नहीं कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है, जबकि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। जैसे कि काला घोड़ा, इसमें काला है, ये क्या है? ये विशेषण है, जबकि घोड़ा है, ये क्या है? विशेष्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अप्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है? खिंचाव, कर्तव्य, उठान या भार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भार। भार भ्रह प्लस ए। इसमें भ्रह है, ये क्या है? मूल शब्द है और ए इसमें प्रत्यय है। खिंचाव में कौन सा प्रत्यय है? तो खिंचाव में आव प्रत्यय है, कर्तव्य में तवे प्रत्यय है और उठान में
आन पड़ते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है। इस वाक्य में अव्यय है। रहस्य आज, सूर्य ग्रहण या है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज। आज क्या है, इसमें अव्यय है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज है, ये क्या है, कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। ऊंचा धन रण, ऊंचा धन रण, उतधन चारण या उच्च धन चारण। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उतधन चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा जब तय के बाद, तय के बाद क्या है, चाय, तो ये किस में बदल जाता है, तो इसमें आधे च का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है। कोई कसर न रखना, चैन मिलना, बुरी तरह मारना, बाधा दूर होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई कसर न रखना। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। अतिथि, ईर्ष्या, आशीर्वाद, सामर्थ्य और स्वस्थ। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ईर्ष्या, आशीर्वाद और सामर्थ्य ये पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द है। अतिथि शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो अतिथि ऐसे लिखा जाता है, ये वाला गलत है। स्वस्थ कैसे लिखा जाएगा, तो ये स्वस्थ नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है। उत, य, उ या ऐ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत। उत्सर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो ये उत उपसर्ग है। इसमें क्या है, उत तो क्या है, उपसर्ग है, प्लस कर्ष क्या है, इसमें मूल शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शरीर का पर्यायवाची है। वपु, अजर, विबुध या हिये। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वपु। वपु है, ये क्या है, शरीर का पर्यायवाची शब्द है। अजर किसका है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर का प्रयोग किया जाता है। विबुध किसका है, तो ये देवता या विद्वान का पर्यायवाची शब्द है। ये किसका है, तो ये हृदय और दिल का, ये पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जो प्रतिदिन नहाता हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नित्य स्नायी, स्वच्छ, सागरिक, चिकित्सा। तो इस आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नित्य स्नायी। जो प्रतिदिन नहाता है उसके लिए हम नित्य स्नायी शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वच्छ क्या होता है, जो साफ और शुद्ध हो। चिकित्सा क्या होता है, करने की इच्छा क्या होती है, चिकित्सा होती है। तो इस आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। आपको पूछा है कि नहीं आता है। निमंत्रण पत्र, परिपत्र, ज्ञापन या अनुस्मारक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र है, ये सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि परिपत्र, ज्ञापन और अनुस्मारक ये सभी सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जलवायु में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। जलवायु का सही समास विग्रह क्या होगा, जल और वायु। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है।
यानी कि आपको बताना है कि किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। माधुर्य, कौतन्य, शौर्य या दैत्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौतन्य में यह प्रत्यय नहीं लगा है। माधुर्य में क्या लगा है? मधुर प्लस ऐ प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। शौर्य में सुर प्लस ऐ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दैत्य ये दिति प्लस ऐ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौतन्य। कौतन्य में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऐ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऊह पोह का संधि विच्छेद है। ऊह धन अपो है, ऊह धन पो है, ऊह धन पो है, ऊह धन ऊह पो है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊह धन अपो है। ऊह पो का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग इसमें किया गया है। जहां ऊह से निकलेगा ए और इसे निकलेगा ए, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आ। तो ये क्या हो जाएगा? ऊह पो है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच्छेद का संधि विच्छेद है। वियधन छेद, विधन छेद, विधन छेद या वियधन छेद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियधन छेद। विच्छेद का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि ई और ऊ के बाद क्या आए? छह आए, तो इसमें क्या हो जाता है? आधे छह का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पंचानन, चक्रपाणी, नीलकंठ या त्रिवेणी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिवेणी। त्रिवेणी में कौन सा है? तो त्रिवेणी में द्विगु समास है। त्रिवेणी में जो पहला पद है ये क्या है? संख्यावाची है। और जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। पंचानन है ये शिव के अर्थ में प्रयोग हुआ है। चक्रपाणी है ये विष्णु के अर्थ में। और नीलकंठ है ये शिव के रूप में। यानी कि इसमें तीसरा अन्य पद क्या हो रहा है? प्रदान हो रहा है। इन तीनों में क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। पहला है एकत्रित। एकत्रित गलत है। एक ये एकत्रित नहीं होता, ये क्या होता है? एकर्त होता है। अनुत्तरित यहाँ पे सही है। पक्षीराज यहाँ पे क्या है? गलत है। पक्षीराज में अक्सी पर जो मात्रा है ये क्या आएगी? छोटी आएगी। पक्षीराज ऐसे लिखा जाएगा। सम्राज्ञी यहाँ पे सही है। इकाई भी यहाँ पे सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा, चौथा और पांचवा शब्द है यहाँ पे पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। मैं रात के समय पढ़ता हूँ, यह कैसे संभव हो सकता है? सप्रमाण उत्तर दीजिए, तुम सबसे सुंदरतम हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सप्रमाण उत्तर दीजिए। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। पहले वाक्य में मैं रात के समय पढ़ता हूँ, इसमें रात और समय दोनों का एक साथ आना पुनरुक्ति संबंधी दोष है। ये रात है ये समय को ही दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर समय है ये वापस से आया है, ये क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति संबंधी दोष हो जाएगा। यह कैसे संभव हो सकता है? संभव या हो सकता है, तो ये दोनों भी पुनरुक्ति संबंधी दोष है। संभव और हो सकता है इसका एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। तुम सबसे सुंदरतम हो, यहाँ पर सबसे और सुंदरतम, सुंदरतम है ये क्या है? उत्तम अवस्था है। इसके साथ सबसे शब्द का प्रयोग है ये पुनरुक्ति संबंधी दोष है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ है। गाने में साथ निभाना, टांग अड़ाना, खुशी से नाचना, वचन पूरा करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वचन पूरा करना। टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता स्वयं कोई कार्य या काम न कर कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो तब वहां कौन सी क्रिया होगी? यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया,
अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से काम करवाता है या करने के लिए प्रेरणा देता है तो वहां पर हमेशा प्रेरणात्मक क्रिया होगी, जैसे कि लिखवाना, पढ़वाना, इन सभी में क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। अनादि, अनायास, अंतोगत्वा, अधोपतन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधोपतन। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा आदि प्लस उपातन। आदि का अर्थ होता है शुरुआत और उपातन का अर्थ होता है अंत तक, यानी कि शुरुआत से अंत तक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण अर्पण में समास है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभावी समास। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कृष्ण अर्पण का सही समास विग्रह क्या होगा, कृष्ण को अर्पण या फिर कृष्ण के लिए अर्पण। यहाँ कारक चिन्ह को और के लिए क्या हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि इन चिन्हों का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ये किस में होता है, तो ये तत्पुरुष समास में होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, परिदर्शन में निहित उपसर्ग है पर, परि, पर या न। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परि। परिदर्शन में परि तो क्या है, उपसर्ग है, और दर्शन क्या है, इसमें मूल शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विलोम शब्दों का युग्म है, ये गलत है। प्रत्यक्ष, परोक्ष ये सही है, मुख्य कोण ये भी सही है, गुरु, लघु ये भी सही है, श्लाघा, प्रशंसा ये गलत है। श्लाघा और प्रशंसा है ये समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है, न कि विलोम शब्द। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कालवाचक अव्यय नहीं है, तुरंत, नित्य, परे या पहले। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परे। परे है ये कालवाची अव्यय नहीं है। परे में कौन सा अव्यय है, तो इसमें स्थानवाचक, स्थानवाचक अव्यय है, जबकि परंतु, नित्य और पहले इन सब में क्या है, कालवाचक अव्यय है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है। मेरे को आगरा जाना है, इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है, उसकी आंखों में दर्द है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर मेरे को आया जो कि गलत है, यहाँ पर आएगा मुझे आगरा जाना है, उसकी आंखों में दर्द है, ये भी गलत है, उसकी आंखों में दर्द हो रहा है, ये सही होगा। यह मेरे ही हस्ताक्षर है, तो यहाँ पर हस्ताक्षर गलत लिखा हुआ है, हस्ताक्षर ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सुक्त प्लस ई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सु प्लस उक्ति। सु से निकलेगा उ और ऊ से निकलेगा उ, और ऊ और जब मिलते क्या बनता है, तो बड़ा ऊ बनता है। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दृक् स्वर संधि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, धर्माधर्म में समास है अविभावी, तत्पुरुष, द्वंद्व या क्रमधारय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व। धर्माधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नहीं सही समास विग्रह क्या होगा, तो धर्माधर्म का सही समास विग्रह होगा धर्म या अधर्म। और इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन सा होता है, जिसमें जिस समासिक पद पे दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से
कौन सा शब्द है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है? निरोग। निरोग क्या ये सही है? तो निरोग यहाँ पे गलत है। निरोग कैसे लिखा जाएगा? तो निरोग ऐसे लिखा जाता है। निरोग गलत है। सन्यासी सही है, तो सन्यासी यहाँ पे पूर्ण रूप से शुद्ध है। अतिवृष्टि सही है, तो अतिवृष्टि गलत है। अति में मात्रा है ये क्या आएगी? छोटी आएगी। अतिवृष्टि ऐसे लिखा जाएगा, तो अतिवृष्टि यहाँ पे गलत है। सात्विक सही है क्या यहाँ पे? तो सात्विक सही है, बिल्कुल सही है। कनिष्ठ भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा, चौथा और पांचवा यहाँ पे सही है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है? हानि पहुंचाने का यत्न करना, कठिन परिश्रम करना, आग बुझाना, क्रोध प्रकट करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है? संक्षेपण, व्यक्तिगत, व्यापारिक, आधिकारिक और पलवन। तो संक्षेपण है, ये पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। व्यक्तिगत, व्यापारिक और आधिकारिक ये तीनों पत्र लेखन के प्रकार है, और पलवन भी पत्र लेखन के प्रकार नहीं है। क्षेपण और पलवन ये सभी रचना लेखन के रूप है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और पांचवा पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में से इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो है ये आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।